ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, नागरिकता अधिनियम 1955। इससे पहले हम भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ा दिए हैं। तो मैं पॉलिटी का कई वीडियो अपलोड कर दिया और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप उसे जाके जरूर देखें। पिछले क्लास में बताया था कि भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में व्यवस्था किया गया है। भाग 2 को उस समय के सिचुएशन को देखते हुए व्यवस्था किया गया था, क्योंकि 1947 में भारत देश से अलग होकर एक नई देश का निर्माण हो रहा था, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत आ रहे थे और भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए और फिर वहां से वापस आ गए भारत। तो उन सब सिचुएशन को देखते हुए कि किसी की नागरिकता छूट ना जाए, लेकिन वर्तमान में भारत की नागरिकता भाग 2 के तहत नहीं बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिया जाता है। तो पिछले क्लास में ही हम लोग भाग 2 देख लिए, नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस वीडियो के बाद जरूर जाके देख लेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें से कई धाराएं थे, जिसमें से नागरिकता देने का प्रावधान जो है केवल 5 धारा में है। तो कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता अर्जित किया जा सकता है। तो 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित किया जा सकता है। तो कौन कौन से वो 5 प्रकार है वो मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। तो पहला धारा बोलता है कि जन्म के आधार पे, ध्यान से समझिए बात को, ये जो अभी मैं डायरेक्टली लिखा हूं ये उस समय की बात थी जब 1955 में ये अधिनियम आया था और ये लागू हुआ था। अभी वर्तमान में ये अधिनियम में जो है वो 6 बार संशोधन हो चुकी है। एक 1986 में हुआ था, एक 1992 में, एक 2003 में जो 4 में लागू हुआ था, फिर 2005 में, फिर 2015 में और 2019 में। तो इस तरह से जो है वो 6 बार जो है वो संशोधन हो चुकी है। तो संशोधन को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देख रहे हैं कि जब नागरिकता अधिनियम 1955 जब लागू हो रहा था तो उस समय क्या क्या बात बोला गया था। अभी चेंज हो गया है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो जब नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ था तो उस समय धारा 3 में बोला गया कि जन्म के आधार पर जो है वो भारत का नागरिकता दिया जाएगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति भारत में अगर जन्म ले लिया है तो उसे भारत का नागरिक मिलेगा। और एक डेट रखा गया, क्या डेट रखा गया कि जब हम लोग का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो इसी डेट को जो है एक आधार बनाया गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को भी तो बहुत सारे लोग जन्म लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे। तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लिया बच्चा को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। और 26 जनवरी 1950 से पहले भारत की नागरिकता किसके आधार पर दिया जा रहा था? तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किया गया था, क्योंकि उस समय का सिचुएशन कुछ और थी, इसीलिए वहां उस तरह का देखे होंगे कि अनुच्छेद 5 में कुछ और था, 6 में कुछ और था। तो जैसे ही हम लोग का देश में थोड़ी शांति हुई तो इस पर जो है पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान जो है इसका दुरुपयोग कर रहा था भाग 2 का। तो इसीलिए एक नई अधिनियम लाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955, और धारा 3 में कहा गया जन्म के आधार पर, और एक डाटा निर्धारित किया गया कौन सा? तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो उसे भारत का नागरिक मिलेगा। अभी ये सिचुएशन बहुत चेंज हो गया। तो पहले हम लोग 1955 का देख लेते हैं कि क्या क्या था, बाकी संशोधन अभी हम लोग देखेंगे।
चौथा धारा कहता है वंश के आधार पे। और इस समय जब नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ था, उस समय वंश केवल पिता का मानता था, पिता का वंश चलता था। अभी माता का भी ऐड हो गया है, तो देखेंगे कि कब ऐड हुआ। तो वंश के आधार का कहने का अर्थ क्या है, तो इसमें भी एक डेट रखा गया, वही डेट 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लिया हो, यदि कोई बच्चा क्या हो रहा है, विदेश में जन्म ले लिया है, विदेश में जन्म लिया, लेकिन उसके पिता, केवल वंश पिता को देखा जा रहा था, लेकिन उसके पिता भारत का नागरिक है, तो उस बच्चा का नागरिक भारत का मिलेगा। तो वंश के आधार पे, जैसे हम लोग का भारत का नागरिकता किसके आधार पे मिला है, तो जन्म के आधार पे। लेकिन मान लेते हैं कि किसी के पिता जो है वो भारत का नागरिक हैं, लेकिन वो विदेश में जाके रह रहे हैं और विदेश में वो बचवा का जन्म हुआ है। विदेश में मान लेते हैं कोई लड़की से शादी कर लिया और वहां पर ही उस बच्चा का, कोई बच्चा का जन्म हुआ है, तो उस बच्चा का नागरिक भारत का मिलेगा। किसके आधार पर, तो वंश के आधार पर। अभी इस समय जब लागू हो रहा था नागरिकता अधिनियम 1955 में, तो इस समय केवल पिता जो है वंश, यानी कि वंश जो है वो केवल पिता का माना जाता था, माता का वंश नहीं माना जाता था। कहने का अर्थ ऐसे रखिए कि ए नाम करके व्यक्ति कोई मेल है, मतलब कि पिता, और वो विदेश से कोई लड़की से या विदेश में जाके रह रहा है और विदेशी कोई लड़की से शादी कर लिया, या फिर वहीं पे रह रहा है, अपने ही मेहरारू भारत का ही अपनी पत्नी को विदेश में लेके रख रहा है और वहां पर ही कोई बच्चा जन्म लिया, तो ये बच्चा का भारत का नागरिक मिलेगा। किसके आधार पर, तो वंश के आधार पर। लेकिन यही अगर कोई उस समय जब 1955 जब लागू हुआ था, उस समय अगर कोई बी नाम करके कोई लड़की अगर विदेश में रह रही है और वहां पर ही कोई बच्चा का जन्म देती है, तो वो बचवा का भारत का नागरिक उस समय नहीं मिलता था। अभी मिल रहा है, अभी बाद में बताएंगे। तो यही कंडीशन है, आप समझ गए। अगला देख रहे हैं हम लोग क्या, पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण के आधार पे किसे मिलता है, तो सिंपल से याद रखना, बुक वगैरह पढ़िएगा तो इसमें बहुत ज्यादा लेंथी वगैरह दिया है, तो सिंपल से याद रखना कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेश लड़की से विवाह करता है, जैसे कि अभी युवराज सिंह जो है वो विदेशी लड़की से शादी किया है, विदेशी लड़की से शादी किया, तो उसकी वाइफ, मतलब युवराज सिंह की वाइफ की नागरिकता किसके आधार पे मिलेगा, तो पंजीकरण के आधार पे मिलेगा। पंजीकरण के आधार पे ऐसा नहीं कि आज हम यानी कि आज युवराज सिंह विवाह किया विदेशी लड़की से और कल इसका भारत का नागरिक मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पंजीकरण विधि द्वारा भारत का नागरिक लेने के लिए कम से कम भारत में 7 वर्ष रहना पड़ेगा। 7 वर्ष क्या करना पड़ेगा, तो भारत में रहना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि पंजीकरण के आधार पे भारत का नागरिकता लेने के लिए 7 वर्ष भारत में रहना होगा। कम से कम, अधिक रहे तो आप अच्छी बात है, तो कम से कम 7 वर्ष रहना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर युवराज सिंह शादी किया है विदेशी लड़की से, तो इस विदेशी लड़की का एक लॉन्ग टर्म वीजा लेकर भारत में रखना पड़ेगा। कितना वर्ष, तो 7 वर्ष। और जब ये जाएगी पंजीकरण करवाने, मतलब अप्लाई कराने कि हमें भारत का नागरिक दीजिए, तो उस समय देखा जाएगा कि ये 7 साल ये भारत में रही है कि नहीं रही है, तो वो भारत की नागरिकता इसे दे दिया जाएगा। यहाँ पंजीकरण में वही लोग को मिलता है, सीधा सीधी याद रखेंगे कि भारत में रिश्ता होना चाहिए, और भारत से विदेशी रिश्ता एकमात्र है क्या, विवाह करके, है ना। तो विवाह कीजिएगा तो उसके आधार पे जो है वो भारत की नागरिकता आराम से मिल जाएगा। अगर कोई लड़की विवाह किया है कोई विदेशी लड़का से और वो विदेशी लड़का भारत का नागरिक लेना चाह रहा है, तो उसको 7 साल यहाँ रहना पड़ेगा। अगर कोई लड़का विदेशी लड़की से शादी किया है और विदेशी लड़की भारत का नागरिक लेना चाह रही है, तो उसे 7 साल यहाँ रहना पड़ेगा।
है ना। तो इस तरह से आप ऐसे समझिए कि युवराज सिंह अपनी वाइफ को अगर भारत का नागरिकता दिलाना है तो इसकी वाइफ को 7 साल यहाँ रहना पड़ेगा। वही बात करें प्रियंका चोपड़ा विदेशी लड़का से शादी किया, अगर वो विदेशी लड़का भारत का नागरिक लेना चाहे तो उसे यहाँ भारत में एक लॉन्ग टर्म वीजा लेकर जो है वो भारत में कम से कम 7 साल रहना होगा। तो ये हो गया पंजीकरण। अब हम लोग देख लेते हैं देशीकरण के आधार पे कैसे भारत की नागरिकता मिलता है। तो देशीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता तब लिया जाता है जब इन सब में कोई चारा नहीं गला, मतलब कि ना ही आप जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता ले पाए, ना ही वंश के आधार पे और ना ही पंजीकरण, फिर भी आपको भारत की नागरिकता लेना ही है। तो इस कंडीशन में आपके पास एक चॉइस है कि देशीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन भारत में देशीकरण के आधार पे नागरिकता उन्हीं देशों के व्यक्ति को दिया जाएगा जो उस देश में भारत के लोगों को देशीकरण द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान है। जैसे कि मान लेते हैं कि अमेरिका एक देश, अब मान लेते हैं कि अमेरिका में भी देशीकरण द्वारा भारत के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, तो अमेरिका के लोगों को भारत में देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो है वो भारत के व्यक्तियों को देशीकरण द्वारा नागरिकता देने से मना है, तो भारत में भी पाकिस्तानियों को जो है वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो पहला कंडीशन आप याद रखेंगे। दूसरा कंडीशन यह है कि देशीकरण के आधार पर भारत का नागरिक लेने के लिए अंतिम का 1 वर्ष लगातार भारत में रहना होगा, 1 वर्ष कंटिन्यू भारत में रहना होगा। कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि हम 2024 में अप्लाई करने जा रहे हैं कि हमें भारत की नागरिकता दिया जाए, तो 2023 से लेकर 2024 तक कंटिन्यू हमारा भारत में रहा होना चाहिए। मतलब कि 2024 में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो 2023 से हम 24 तक कंटिन्यू भारत में रहे होंगे, इस बीच हम कोई विदेशी दौरा नहीं किए होंगे, पहला कंडीशन। इसके अलावा बोला है कि अंतिम के 1 वर्ष से पहले का, अंतिम के 1 वर्ष से पहले या पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा होना चाहिए। 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि हम 2024 में अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर्म आता है, वो फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं कि हमें देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता चाहिए। तो पहला तो चेक किया जाएगा कि देखेंगे कि 2023 से 2024 के बीच कंटिन्यू भारत में है कि नहीं है। तो पहले ये वाला चेक किया जाएगा। अगर इन 23 और 2024 के बीच में अगर आप विदेशी दौरा किए हैं तो फिर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वाला अगर देख लिया कि ये कंटिन्यू है तो फिर यहां से पीछे का 14 वर्ष देखा जाएगा, और इन 14 वर्षों में देखा जाएगा कि अब 11 वर्ष भारत में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, है ना। मतलब कि 14 वर्षों में 11 वर्ष भारत में होना चाहिए, 3 वर्ष आप इधर उधर विदेशी यात्रा में बिता सकते हैं, आज यहाँ गए आज वहां गए, इस तरह से। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 15 वर्षों में आपको भारत में 12 वर्ष रह के दिखाना होगा। अंतिम का 1 वर्ष जो है वो कंटिन्यू भारत में रहना होगा। तो इस तरह से देशीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता के लिए आपको जो है कम से कम 15 वर्ष में जो है वो 12 वर्ष रह के दिखाना होगा। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है। देशीकरण का अर्थ है कि आपको भारत के कर कल्चर को जो है वो सिखा देगा। तो 12 साल में तो लगभग चीजें सीख जाइएगा, तो बोला है कि कम से कम एक भाषा भी आपको जो है वो सीखना होगा। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जो है वो 22 भाषा है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ओडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषा में से कोई एक भाषा जो है इसे आना चाहिए। तो
तब ये देशीकरण के आधार पे जो है वो भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक इन पड़ाव से बिना गुजरे भारत की नागरिक देना तो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको मन तिसको देना है, नहीं। वैसा व्यक्ति जो विज्ञान क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, दर्शन क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, है ना, साहित्य क्षेत्र में हो गया, विज्ञान, कला, दर्शन, इन चीजों में जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो केंद्र सरकार इन चीजों को, मतलब कि 12 वर्ष रहना होगा, अनुसूची 8 के एक भाषा आना चाहिए, इन चीजों को फॉलो ना करते हुए डायरेक्ट इस सबको नागरिकता दे सकता है। तो देशीकरण समझ गए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का कहने का अर्थ है कि यदि कोई क्षेत्र भारत में मिल जाता है, जैसे कि आज से कुछ साल पहले सिक्किम भारत में मिला, तो सिक्किम के जितने भी लोग थे वो सबको क्या किया गया, तो भारत की नागरिकता दिया गया। तो अगर कोई क्षेत्र भारत में मिल रहा है तो भैया भारत जो है उन सभी लोगों को, जो क्षेत्र मिल रहा है उन सभी लोगों को जो है वो भारत की नागरिकता देगा, क्योंकि अब वो क्षेत्र भारत में काउंट होगा। तो इस तरह से 5 प्रकार से भारत की नागरिकता लिया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि कैसे छोड़ा जा सकता है। तो यहां पे हम साफ साफ लिखे नागरिकता की समाप्ति। धारा 8 कहता है परित्याग, मतलब कि आप स्वेच्छा से चाह रहे हैं कि अरे भारत की नागरिकता हमको नहीं चाहिए, हम सरकार के, केंद्र सरकार के पास एक फॉर्म लेके भरेंगे, सर मैं आपकी नागरिकता, मतलब कि भारत की नागरिकता छोड़ना चाह रहा हूं, तो केंद्र सरकार उस पर जो है वो अपना हस्ताक्षर करेगा या मोहर मारेगा। तो इस तरह से परित्याग कर सकते हैं, खुद से जो है अपनी इच्छा से जो है वो भारत के नागरिक छोड़ सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन में आप भारत के नागरिक नहीं छोड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में भारत भी शामिल है, मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। अब मान लेते हैं कि भारत का कमांडर ही जो है वो अपना भारत की नागरिकता बोल रहा है, सर हम अपना स्वेच्छा से भारत के नागरिक छोड़ना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में केंद्र सरकार जब तक चाहे तब तक उसे भारत की नागरिकता से वंचित नहीं कर सकता है, मतलब उसकी रोक सकता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि आप परित्याग तो कर सकते हैं भारत की नागरिकता, लेकिन युद्ध के दौरान केंद्र सरकार जब तक चाहे तब तक आपके नागरिकता को रोक सकती है ना। दूसरा है क्या कि धारा 9 में सीधा सीधी कहता है कि नागरिकता की अपने आप समाप्ति हो जाएगी। कैसे समाप्ति हो जाएगी? तो देखिए भारत में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब कि अगर भारत का नागरिक लिए हैं तो दूसरा देश का नागरिक आप नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप किसी देश का नागरिक लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। सीधा सीधी कह सकते हैं कि दूसर देश के साथ सट लें तो भारत से घट लें, ऐसे वाला हाल है। लेकिन एक कंडीशन में, वही युद्ध के दौरान अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिक ले लिए और केंद्र सरकार जब तक चाहे आपकी नागरिक को जो है वो रोक सकती है, मतलब आप दूसरे देश का नागरिक नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये युद्ध के दौरान है। अगर आप लिए भी हैं किसी देश का नागरिक तो भारत के नागरिक आपको जो है वो अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिक लिए भी हैं तो भारत के नागरिक को जो है वो रोक सकता है कौन, तो केंद्र सरकार, मतलब कि भारत के नागरिक आपसे छीना नहीं जाएगा। धारा 10 कहता है कि नागरिकता से वंचित किया जाएगा, मतलब कि केंद्र सरकार अगर जो है वो भारत से आपकी नागरिकता को खुद से ये समाप्त करेगा। आप नहीं चाह रहे हैं स्वेच्छा से, आप दूसरा देश का भी नागरिक नहीं ली हैं, अब आपको केंद्र सरकार जो है आपको नागरिकता से हटाएगा। लेकिन किसे हटा सकता है, तो याद रखेंगे, बताएं कि 5 प्रकार के भारत की नागरिकता लिया जाता है। तो जिसमें से एक प्रकार को छोड़कर, जन्म के आधार पे जिसे भारत का नागरिक मिला है उसको छोड़कर, ये 4 प्रकार से जो भारत का नागरिक लिए हैं उन लोगों को जो है वो भारत से नागरिकता को समाप्त कर सकता है केंद्र सरकार। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो
तो वंश के आधार पे अगर आप भारत का नागरिक लिए हैं, पंजीकरण के आधार पे भारत का नागरिक लिए हैं, देशीकरण के द्वारा अगर आप भारत का नागरिक लिए हैं, और अर्जित भूमि के आधार पे अगर आप भारत की नागरिकता लिए हैं, तो इन लोगों को जो है वो अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसे भारत की नागरिकता से वंचित कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसे मन तिसे आपको कोई फॉल्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि भारत की नागरिकता लेने के लिए आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग कर दिए, है ना, तो उन कंडीशन में अगर आप पकड़ा गए हैं कि ये फर्जी कंडीशन, फर्जी डॉक्यूमेंट से ये भारत के नागरिक लिए हैं, तो उसे फिर हटा दिया जाएगा। मान लेते हैं कि भारत का नागरिक ले लिया और भारत में पूरा तबाही मचा रहे हैं, भारत के लोगों को जो है वो पूरा बर्बाद कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि भारत की नागरिकता लिए हैं और पूरा भारत में तबाही मचा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको भारत की नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, तो छीन लिया जाएगा। तो इस तरह से देखें, हम लोग इधर छीना जाता है, इधर भारत की नागरिकता लिया जाता है। ये इस समय, ये जो मैं बताया, ये उस समय का प्रावधान था जब नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हो रहा था। लेकिन इसमें अब बहुत सारे चेंजिंग हो चुका है। तो क्या चेंजिंग हुआ है, तो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। देखिए, कोई अधिनियम बनता है तो उस पर अगर बाद में लगता है कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, तो उस पर थोड़ी बहुत चेंजिंग करना रहता है, तो उसे संशोधन कहते हैं। तो इस अधिनियम में जो है वो 6 बार संशोधन हो चुकी है, और उसी को हम लोग CA कहते हैं, जो मोदी लाया था 2019 में। इस CA पूरा बवाल मचाया था भारत में। तो देखते हैं कि क्या बवाल हुआ था। तो देखिए, ये 1955 में ऐसी प्रावधान थी कि जन्म के आधार पे कोई आदमी भारत में आए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोई देश के आदमी आए और भारत में अगर कोई बच्चा को जन्म दे दिया तो उस बच्चा को जो है वो भारत का नागरिक मिल जाता था। इसका प्रयोग जो है, इसका दुरुपयोग जो है वो पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा किया। क्या करते थे कि पाकिस्तानियों सब जो है अपने बेगम को जो है वो प्रेग्नेंट कर देते थे, और जानते थे कि 3 महीना बाद डिलीवरी है, तो 6 महीना का वीजा लेके भारत आ जाते थे। और वो बेगम भारत में क्या करती थी, अपने बच्चे को जन्म दे देती थी, और बच्चे को जन्म दे देती थी तो बच्चा का नागरिकता कहाँ का मिल जाता था, भारत का नागरिकता मिल जाता था। और इस तरह से भारत का नागरिक हो जाता था, और वही बड़ होने के बाद ओकरे हथियार धराता था और यहाँ तबाही मचाता था। इसका दुरुपयोग होने लगा, तो फिर इसका संशोधन किया गया 1986 में। 1986 में धारा 3 पर संशोधन किया गया और कहा गया कि जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता उसी को मिलेगा। बोला क्या कि जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता उसी के मिलेगा जिसके माता पिता दोनों भारत का हो, पहला कंडीशन। तो दोनों अगर भारत का तो बहुत बढ़िया है ना, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं था। या माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो, यह कंडीशन अब लगा दिया। ध्यान से समझिए कि पहले क्या था कि कोई आदमी भारत में आके जन्म दे दिया तो भारत की नागरिकता उस बच्चा को मिल जाता था। 1986 में एक रूल लगा दिया कि जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता उसी को मिलेगा जिसके माता पिता दोनों भारत का हो, या माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, ऐसा प्रावधान लगाया गया। तो यहां तक समझ में आया अभी तक। अब देखते हैं कि वंश के आधार पर जो है विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि 1955 में जब यह अधिनियम लाया था तो वंश केवल पिता को मानते थे, और वंश पिता को मान रहे हैं। इसका मतलब क्या कि अगर कोई ए नाम करके वह लड़का विदेश में जाके काम कर रहा, वहीं कोई लड़की पटा के शादी ब्याह कर लिया और एक बच्चा कर लिया, तो उस बचवा का जो है वो भारत का नागरिक मिल जाता था। वही भारत का कोई लड़की विदेश जाके रह रही और वहां कोई बच्चा का जन्म दिया तो उसका बचवा को भारत का नागरिक नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में महिलाओं सब ने विवाद किया, तो फिर इस पर जो है वो संशोधन किया गया 1992 में। याद रखिएगा 1992 में। और इसमें पिता के साथ साथ अबर वंश किसका जोड़ दिया, माता का भी वंश जोड़ दिया। और ये संशोधन लागू कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1992 में। ये वाला भी याद रखेंगे, ये वाला 1986 में भले संशोधन हुआ था लेकिन लागू हुआ था 1 जुलाई
87 को लागू हुआ था। तो देखते चलेंगे कि कौन कौन वाला क्या क्या हो रहा है। तो दो स्थान जो है वो भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 को अभी भी दुरुपयोग कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रावधान है कर दिया गया है कि माता चाहे पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अब इसका दुरुपयोग इस तरह से करने लगे कि पाकिस्तान के बहुत सारे लड़के भारत आने लगे और बहुत सारे लड़कियों को भी भारत आने लगे, और उन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि लड़के सब भारत के लड़कियों पे डोरा डाले और पाकिस्तानी लड़कियां सब भारत के लड़कों पर डोरा डाले। अब इससे क्या होता था कि भारत की लड़की अगर कोई पाकिस्तान के लड़का से पट गई और शादी ब्याह करके बाल बच्चा कर लिए, तो इस आधार पे उस बचवा का भारत का नागरिक मिल जाएगा, क्योंकि माँ जो है वो भारत की नागरिक है। तो इसके आधार पे माँ भारत के नागरिक है तो उसके आधार पे मिल जाएगा। वही जो पाकिस्तान के लड़की सब आई है वो भारत का लड़का से शादी कर लिया और उससे बच्चा हुआ, तो उस बचवा को भी भारत का नागरिक मिल जाएगा, क्योंकि उसके पिता क्या हो जा रहे हैं तो भारत के नागरिक हो जा रहे हैं। तो इस आधार पे इसका भी अब दुरुपयोग होने लगा। फिर 2003 में फिर संशोधन किया गया। 2003 में फिर संशोधन किया गया और इस संशोधन में 2 अनुच्छेदों 2003 में फिर संशोधन किया गया और इस संशोधन में 2 धाराओं पर जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग किया गया। पहला तो धारा 3 में कहा दिया कि जन्म के आधार पर किसी बच्चे का भारत का नागरिक तब मिलेगा जब माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा वो अवैध प्रवासी ना हो। मतलब कि अगर माता भारतीय है तो पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, मतलब कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर भारत का आया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पिता भारत का हो तो माता फर्जी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी सी जो है वो पाबंदी लगाने के लिए, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के पाकिस्तानियों ने भारत आ जाते थे, तो इस कंडीशन में कि माता के आधार पे भारत का नागरिक मिल जाता था चाहे पिता, लेकिन अब यहां कर दिया कि अगर माता है भारत की तो पिता फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके भारत नहीं आना चाहिए, मतलब कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 2003 के संशोधन में यहां थोड़ी सी चेंजिंग किया गया। 2003 में वंश के आधार में भी जो है वो थोड़ी बहुत चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया तो देखिए, वंश के आधार पे देखिए अब माता और पिता दोनों का वंश देखा जा रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि कोई पिता भारत का विदेश में जाके रह रहा है और वहां पर ही कोई बच्चा को जन्म लिया। अब पता चला ये बचवा जो है वो 15-20 साल हो गया और बाद ही आया है भारत, और बोल रहा है कि बचवा जानते हैं जी हम यहीं का है, भारत का, पी बोल रहा है कि हम भारत का है नागरिक, हम विदेश में जाकर रह रहते हैं, ये मेरा बच्चा है, इसे भी भारत का नागरिक दीजिए। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि पी गया है विदेश और इसका बच्चा हुआ और इस बचवा का बच्चा होके फिर इधर आ रहा है और वंश दिखा रहा है ये जो मेरे दादाजी जो थे ना वो भारत का नागरिक है, तो इसके आधार पे मेरा नागरिक दीजिए, ऐसे होता था। तो इस पर चेंज किया गया धारा 4 पे कि यदि वंश के आधार पे भारत की नागरिक उसी को मिलेगा जिसका 1 साल जन्म से 1 वर्ष के अंदर, जन्म के 1 वर्ष के अंदर आपको भारत में आके पंजीकरण करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। मतलब कि भारत में आके पंजीकरण करा दीजिए कि देखिए मेरा एगो बच्चा हो गया है, 1 साल के अंदर में आपको ये पंजीकरण करवाना होगा। फिर बाकी आप जाके रहिए विदेश में, फिर जब आपको चाहे तब भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो 2003 के संशोधन में दोनों में थोड़ी बहुत संशोधन हुई थी। ये संशोधन लागू हुआ था कब तो 10 दिसंबर 2004 को लागू हुआ था, है ना, 2004 को। तो ध्यान से देखेंगे 2005 में मनमोहन सिंह थोड़ी बहुत संशोधन किया था। 2015 वाला जो मोदी लाया था और सबसे हंगामा हुआ था 2019 ने मोदी ने क्या किया था, इसने 3 देशों का नाम लिया और इसी वजह से भारत में जो है बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, क्योंकि इस अधिनियम को लोगों जो है उतने बारीकी से पढ़े नहीं थे और
मोदी ने क्या किया कि 3 देश का नाम लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और इन 3 देशों में से 6 धर्म का नाम लिया। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई और फारसी, ये 6 धर्म का नाम लिया और कहा यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से ये 6 धर्म भारत आता है तो उसे भारत का नागरिकता दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग राजनीतिक सेकने लगे और मुसलमानों को भड़काने लगे कि देखिए भारत में अब यही 6 धर्म के लोग रहेंगे, इस्लाम धर्म नहीं रहेगा। ऐसे जो है वो लोगों पे जो है वो भड़काना स्टार्ट करती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यहां क्या बोला गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इन 6 धर्म, अब ये 6 धर्म को ही क्यों बोला, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ये 6 धर्म के लोग जो है वो अल्पसंख्यक है। तो 1951 में ही जब नेहरू ने समझौता किया था तो उसी समय ये बात बोला गया था पाकिस्तान के साथ में कि यदि कोई हमारे देश में कोई अल्पसंख्यक आता है तो आने दिया जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान से अगर कोई भारत अल्पसंख्यक आता है तो उसे भारत का नागरिक दिया जाएगा, और भारत से पाकिस्तान अगर कोई जाता है अल्पसंख्यक तो उसे भारत का नागरिक दिया जाएगा। अब भारत में अल्पसंख्यक कौन, तो मुस्लिम, और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन, तो ये सारे धर्म। अब यहां पर ही इस्लाम धर्म लिख देता या मुस्लिम धर्म लिख देता तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा मुस्लिम इधर आ जाता। तो इसीलिए नेहरू ने भी ये समझौता किया था, लेकिन नेहरू ने ये धर्म नहीं लिखा था, केवल कहा था कि अगर माइनॉरिटी जो है अगर एक दूसरे के देश में आना चाहता है तो आने दिया जाएगा। मोदी ने साफ साफ धर्म लिखा, कहने का अर्थ वही था हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, फारसी, ये 6 धर्म जो है इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। सीधा सीधी मोदी ये भी कह सकता था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक अगर भारत आता है तो उसे भारत का नागरिक दिया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसने 6 धर्म का नाम लिख दिया तो इसके विपक्षी नेता सब जो है वो मुस्लिम लोगों को जो है वो भड़काने लगे कि भारत में मोदी केवल 6 धर्म को रहने दिया जाएगा, मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। इसीलिए कोई चीज आता है, कुछ भी संशोधन होता है तो नेताओं के बात में मत रहिए, नेताओं सब जो है वो बहुत भड़काते हैं, तो उसको आप डिटेल पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज हम लोग देख लिए नागरिकता अधिनियम 1955, तो इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से संशोधन पूछेंगे कि कौन से संशोधन में किस धारा पे संशोधन हुए थे, कितने धाराओं द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, कौन से धाराओं द्वारा हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।